नमस्कार, वॉइस एंड विजन में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अर्चना। आज हम बात करते हैं राजस्थान के झालावाड़ में, जहां एक स्कूल की जर्जर इमारत के गिरने से 5 बच्चों की मृत्यु हो गई और 15 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। वो माँ जिसने सुबह अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा था, शायद उसे पता भी नहीं था कि वो अपने बच्चों को आज अंतिम बार देख रही है। आज सरकारी स्कूलों की ये जो व्यवस्था है, आज हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ाई करे प्राइवेट स्कूल में, मगर उसका जो घर का व्यक्ति है वो काम करे सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में नौकरी हर कोई करना चाहता है, मगर बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस बेहद ही गहन और गमगीन माहौल में बात करने के लिए डॉक्टर जयकरण गोयल, जिनसे आज हम जानते हैं कि जो हमेशा हर विषय पर अपनी राय बाखूबी रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आपका भी स्वागत है अर्चना जी। सर, ये बड़ी दुखद खबर जो राजस्थान से सामने आई, इस खबर को जब सबने पढ़ा तो बहुत ही एक हृदय विदारक ये घटना थी। बहुत ही दुख हुआ इस घटना को पढ़ के। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आज इतनी जर्जर हालत में सरकारी स्कूल चलते हैं। अर्चना जी, इस देश की समस्या मुआवजा देने के अंदर समाप्त हो जाती है जी। झालावाड़ के अंदर आस्था हुआ, सरकार ने मुआवजा डिक्लेयर कर दिया। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि किसी भी मौत के बाद या दुर्घटना के बाद जी। आपने मुआवजा डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, सांत्वना मिल गई, उसके परिवार के आंसू पहुंच गए, लेकिन क्या वो जो गया है, जो उस परिवार का सदस्य बिछड़ा है, या जो बालक जिसको भी जिंदगी के 70-80 साल देखने थे वो चला गया, या वो बालक जो माता पिता की लाठी का सहारा बनने वाला था वो चला गया, या जो माता पिता बिना बालक के रह गए, वो दादा दादी जिनकी गोदी में बैठ के वो बालक खेलता था, जो उससे अपने अंतिम संस्कार की इच्छा रखते थे, उन भावनाओं का क्या होगा? मुआवजे में पूरी हो जाएंगी वो? समस्या को जड़ से समझने की जरूरत है। और समस्या झालावाड़ की नहीं है जी। समस्या पूरे देश की है। आप बड़ी शान के साथ ये कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु है जी। ये भारत विश्व गुरु है। आपका 70-80% समाज जो गांव देहात में रहता है, शायद ही किसी गांव के स्कूलों की हालत ऐसी हो जिसमें बच्चे आराम से पढ़ सकें। और प्राइमरी स्कूलों के अंदर, छोटे गांव के अंदर, कई बच्चे छाता लेके पढ़ रहे हैं जी। कहीं खुली उसमें पढ़ रहे हैं। एक बच्ची का मैंने इंटरव्यू देखा कि बरसात आती है तो टीचर छुट्टी कर देते, घर चले जाते हैं, भाग जाते हैं भीगते हुए जी। ये कोई शिक्षा का माहौल है? आपके देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो गए जी। और देश की सरकार ने, किसी भी सरकार ने जी। और आज की सरकार की जवाबदेही इससे भी ज्यादा है जी। वो क्यों जी? वर्तमान सरकार ये कह रही है कि 2047 के अंदर हम विकसित भारत बना देंगे। आप जीडीपी की ग्रोथ नाप रहे हैं अमेरिका के मुकाबले में जी। हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया जी। ऐसे पीछे छोड़ दिया। 70% समाज आपका जी। भविष्य इस राष्ट्र का जी। वो गांव की गलियों के अंदर शिक्षा के लिए तरस रहा है। और सरकार का बजट लग रहा है, पहली बात तो आपका बजट कम है जी। दूसरी बात, अगर बजट है तो उसका सदुपयोग नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार में जा रहा है। जिस प्रकार से, एक ऑफ द बीट बात कहने जा रहा हूं, मेरे दिमाग में आ गई, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बात को सरकार के सामने रखूं और वर्तमान सरकार के सामने आवश्यक है। हमने इंडस्ट्रियल एरिया देखे जहां पर इंडस्ट्रियल पैकेज दे करके और वहां पर तरक्की हो गई। वो हरिद्वार का सिडकुल होगा, वो हिमाचल प्रदेश का बद्दी होगा जी। नाना प्रकार के हमने इंडस्ट्रियल पैकेज देखे। अभी बिहार भी इंडस्ट्रियल पैकेज की, स्पेशल पैकेज की बात कर रहा था। अभी स्पेशल पैकेज है, लेकिन वो पूर्वांचल जी। और कश्मीर तक सीमित है, जम्मू कश्मीर तक जी। बाकी देश में कहीं नहीं है। मैं अपनी वर्तमान सरकार से जी। ये कहना चाहता हूं कि अगर आप भारत के भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हैं, ये जो 70-80% समाज आपका ग्रामों के अंदर रहता है, उस ग्रामीण को अपलिफ्ट कीजिए। आप उनके मंथली अनाज तो भेज रहे हैं जी। लेकिन उनके बच्चों की पढ़ाई कौन करेगा भाई? उनके लिए स्कूल कौन बनाएगा? स्कूलों के अंदर अच्छे अध्यापक कौन देगा?
स्कूलों के अंदर पढ़ने की व्यवस्था कौन करेगा? वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमने इंडस्ट्रियल पैकेज बनाया स्टेट वाइज, उसी प्रकार से जो सबसे पिछड़ा स्टेट है वर्तमान में, मेरे हिसाब से जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार से पिछड़ा स्टेट कोई नहीं है। सबसे पिछड़ा स्टेट बिहार है। क्या हम बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा कर सकते हैं? पूरे बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी, कैसी होगी? आपको याद है कुछ? बिहार के अंदर नालंदा है जी। तक्षशिला तो चलो पाकिस्तान में चला गया जी जी। नालंदा तो है जी। नालंदा दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी अपने टाइम में, जब भारत विश्व गुरु था, और वो नालंदा बिहार में है। इस इलेक्शन के अंदर डिक्लेयर करे सरकार, क्या हम बिहार को भाजपा की सरकार करे, राजद करे, वर्तमान चीफ मिनिस्टर करें कि मैं बिहार को शिक्षा के नाते सर्वोपरि लेके जाऊंगा? सारा पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगे, नरेंद्र मोदी से, कि मुझे बिहार के लिए शिक्षा का स्पेशल पैकेज चाहिए। और कहां लेके जाऊंगा बिहार को? 5 से 10 साल के अंदर बिहार की शिक्षा इतनी प्रगति के ऊपर हो कि क्या हम उसके अंदर ऐसी यूनिवर्सिटी बना दें जो बाहर का आदमी पढ़ने आए, जो उस समय में पढ़ने आता था जब भारत विश्व गुरु था नालंदा के अंदर, तब इसका उत्तर मिलेगा। मुद्दे की बात यह है कि झालावाड़ के हादसे होते रहेंगे, बरसात होते ही छुट्टी होती रहेगी, किसी दीवार के ऊपर ब्लैक बोर्ड बनते रहेंगे, और आंधी तूफान ओले, बच्चे मरते रहेंगे, और फिर कहीं ना कहीं नकल पास करके पास होंगे, तो वो बच्चा, उसका भविष्य आपने समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। वो बेचारा मजदूरी करेगा। मेरे को एक मजदूर मिला, वो बहुत समझदार था। मैं उससे बोला, मैंने कहा भाई तुम इतने समझदार हो, तुमने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की? कहने लगे डॉक्टर साहब गलती हो गई। क्या गलती करी तुमने? जब स्कूल जाने का टाइम था, इधर उधर जना गपशप मारने लगे दोस्तों के साथ बैठ करके, हुक्का बीड़ी पीने की आदत बन गई। स्कूल में मास्टर डांट मारता था, स्कूल से बंक मारते थे, भविष्य खराब। सरकार का फर्ज बनता है कि भविष्य सुरक्षित करे। और एक मेरे कानों में खबर पड़ी है, खबर ये है, आपको अपडेट दे रहा हूं, कि नितिन गडकरी नेशनल हाईवे जो बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख रहे हैं देश का, और बड़ा नाम है उनका। मैं उड़ती सी ये खबर पड़ी है कि नितिन गडकरी को शिक्षा मंत्री बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो क्या जिस प्रकार से आज नेशनल हाईवे, सड़कों का जाल पूरे देश पे बिछा है, क्या स्टेट्स के अंदर स्कूलों की बिल्डिंग बन करके शिक्षा का फैलाव उतना हो पाएगा? मैं भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में उस दिन मानूंगा, मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन मेरे देश का भविष्य वो अच्छे स्कूलों में पढ़ेगा और मेरे देश की सरकार उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करेगी। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा करके हम बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते। सर, जितने भी प्रगतिशील देश हैं और उनके जितने भी नेता हैं या कहे कोई ऐसे महान व्यक्ति हैं, वो सब के सब सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो भारतवर्ष में क्या ऐसा करना मुमकिन नहीं है कि सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको इतना दुरुस्त किया जाए कि अगर नितिन गडकरी शिक्षा मंत्री बन गए तो उसके ऊपर विश्वास है जी। और शायद संघ की भी इसमें इच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, कि भी नितिन गडकरी को आप शिक्षा मंत्री बनवाइए। और अभी नई शिक्षा नीति आई देश की, बनी तो ये 20 साल में है, लेकिन बनी तो है जी। लेकिन अगर इसको इम्प्लीमेंट ठीक से करना है तो मैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रार्थना करूंगा कि अगर ये प्रस्ताव सही है तो इसको जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करवाएं। और नितिन गडकरी जैसे आदमी जो टाइमली डिलीवर करने के, जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री बनाए और उनके सामने टास्क दे उनको कि आपको 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर सारे देश के स्कूलों की व्यवस्था ठीक करनी है। और देखते हैं फिर जितनी चिकनी हमारी सड़कें हैं उतनी फर्राटेदार शिक्षा व्यवस्था देश की नई जनरेशन के दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है।
सर यूपी गवर्नमेंट ने तो ऑपरेशन कायाकल्प चलाया, जिसके चलते उन्होंने जितने भी स्कूल थे जो जर्जर अवस्था में थे या उनमें कुछ रिपेयर के काम कराए, उनको फिर से उनके अंदर कुछ ना कुछ जो बहुत सारे अलग अलग तरीके से स्कूलों को चेंज करा। तो क्या इस तरीके के शुरुआत की जानी चाहिए देश के हर राज्य में? आधी अधूरी नहीं जी। शिक्षा जी राष्ट्र के भावी नागरिकों की पहली आवश्यकता है जी और वो जीरो से शुरू होगी जी और जीरो से लेकर के शिखर तक पहुंचाना है। और शिक्षा के समूल आमूल चूल परिवर्तन चाहिए। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना फोकस जीडीपी पे है, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के ऊपर है, वो रहे। लेकिन क्या उसके साथ में ये बात जोड़ सकते हैं कि मैं देश की भावी संतानों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था सुलभ करा के जाऊंगा? क्या वो टैग लगवा सकते हैं अपने छाती के ऊपर, एक बिल्ला लगवा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने देश के अंदर इतनी बढ़िया शिक्षा व्यवस्था की नींव डाली? सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के जो जिला मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि जितने भी स्कूल हैं जो जर्जर हालत में हैं, उन सबकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, आपने मान्यता भी रद्द कर दी जी। आप बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करिए ना। मान्यता रद्द करना तो सोल्यूशन हो गया, वो तो आपने सजा दे दी उनको। केवल सजा देने से काम करे चलेगा क्या भाई? हम जो है, जब न्यूरिशमेंट की कमी होती है, डॉक्टर एम जी, आयरन की कमी, आयरन की गोली खिला दो, विटामिन की कमी, विटामिन खिला दो, उसको अच्छा आहार नहीं मिलता, अच्छे आहार की व्यवस्था कर दो। न्यूरिशमेंट को ठीक करना पड़ेगा। उसके अंदर जो पौष्टिकता की कमी है, उस पूरी पुष्टि ठीक करोगे जब तो शरीर स्वस्थ होगा। तो शिक्षा व्यवस्था को एज ए टोटल एक बॉडी मान करके, ये मेरी शिक्षा व्यवस्था है, उसका एक शरीर है, इस शरीर के अंदर जितनी कमियां हैं, आयरन की कमी है, विटामिन ए की कमी है, विटामिन बी की कमी है, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, प्रोटीन की कमी है, वो सारी कमियां दूर करेंगे ना और उस शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। वो चीज चाहिए, टुकड़े नहीं चाहिए। सर, 2047 का जो सपना है विकसित भारत का, वो हम कैसे देख सकते हैं? ऐसे जीर्ण शीर्ण जो हालत है स्कूलों की, जहां बच्चे आज स्कूल जाते हैं तो अपनी जान जोखिम में डाल के जाते हैं। और सर, एक बात और सुनने में आई है कि आपने भी शिक्षा के ऊपर काफी काम करा है। हाँ, मैं 1980 में जब गोवाना में मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, तो मेरे बच्चे हुए। ईमानदारी की बात तो यह है कि मैं स्वार्थी था। मुझे लगा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है और बाहर हॉस्टल में मैं भेजना नहीं चाहता था। तो मैंने सोचा कि भाई अपने बच्चे भी पढ़ लेंगे, दूसरों के बच्चे भी पढ़ लेंगे। तो मैंने एक विद्यालय की नींव रखी। उसमें पहले 3 बच्चों में 2 मेरी अपनी बेटियां थी और 1 मेरे दोस्त की थी, और किराए की बिल्डिंग में लेकर के मैंने स्कूल शुरू कर दिया। और जब मैं 2010 में उस स्कूल को छोड़ के आया, तो उसमें +2 तक का स्कूल था, 1800 से ऊपर बच्चे थे और ठीक ठाक भवन था, और गोहाना तहसील के अंदर वो शिक्षा का अच्छा केंद्र बना। तो एक आदमी के प्रयास से या एक आदमी के ये सोचने से कि चलो एक इतना काम करते हैं, अगर इतना काम मेरे देश की सरकार सोच ले, मेरे पास तो संसाधन नहीं थे, वो इच्छा शक्ति थी आपके पास। इच्छा शक्ति थी। और एक मजेदार बात और, 1 नया पैसा मैंने अपने स्कूल में से कमाया नहीं और ना गवर्नमेंट से ग्रांट ली। टीचर और अध्यापक, उनके बीच का ट्रस्टी था मैं अध्यापकों से बैठ के एक चीज कह देता था, देखो भाई ये जो फीस आ रही है, 25% बच्चे गरीब थे, उनसे फीस नहीं लेते थे, 75% से फीस लेते थे और वो टीचरों में उस फीस को बांट देते थे, 90% अध्यापकों में बांट देते थे और 10% में स्कूल के खर्चे चल जाते थे। अपने सल पैरों पे स्कूल खड़ा था। बिल्डिंग बनाने के लिए हर बच्चे से हम कभी 1000 रुपये के आसपास साल में एक बार अनुदान ले लेते थे। तो उसी से 20 साल के अंदर, 30 साल के अंदर 80 से लेकर 2010 तक स्कूल खड़ा हो गया और आज भी खड़ा है। सर, बहुत सारे बच्चे जो हैं आपके माध्यम से वो शिक्षित हुए और आज वो अपने कहीं ना कहीं अपने पैरों पर भी खड़े होंगे। मुझे संतोष है जी। मुझे संतोष है कि वो चाहे मेरे अपने बच्चों की पढ़ाई से शुरू हुआ, लेकिन अब आज भी चल रहा है ना, स्कूल तो खड़ा है।
सर जब आपने बात की शिक्षा की, तो मेरा एक ये सवाल था कि जो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ बनना होता है, कुछ ना कुछ वो बनना चाहते हैं जीवन में। मगर प्राइवेट स्कूल की जब हम बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल मनचाही फीस उगाही करते हैं और हर कोई चाहता है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए। तो गवर्नमेंट को एक ऐसा तालमेल बैठाना चाहिए कि सरकारी स्कूलों को भी उसी स्तर तक लाकर खड़ा करे। आप जो है ना, जी प्राइवेट का स्तर बहुत अच्छा नहीं है, स्तर जी केवल बिल्डिंग अच्छी है, जी दिखावा अच्छा है, मार्केटिंग होती है, जी एजुकेशन कितनी होती है। अब दिल्ली में मेरे पोता पोती पढ़ रहे हैं, जी स्कूल खुले नहीं थे, ट्यूशन चालू हो गई। टीचर स्कूल जाते हैं, ब्रांडेड स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जी लेकिन कितनी पढ़ाई हो रही है, जी सारा काम ट्यूशन पे होता है। तो ये जो ना भ्रम है कि प्राइवेट स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई होती है। हाँ, माँ बाप को ये खुशी हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है कि मैंने बहुत बड़े स्कूल में बच्चे को दाखिल करा दिया, और वो दाखिला कम से कम बच्चों की ये स्थिति नहीं आती। लेबल जरूर लग जाता है कि ये डीपीएस के अंदर पढ़ा है, ये संस्कृति स्कूल में पढ़ा है, ये जीडी गोयनका में पढ़ा है, ये बाल भारती में पढ़ा है, जी या हेरिटेज में पढ़ा है, लेबल लग गया बस। व्यवस्था कोई बहुत बड़ी होगी। परेशानी ये है अर्चना जी जी कि आप समस्या को जड़ से समझना पड़ेगा। जी अगर किसी को मान लो टीबी की वजह से बुखार आ रहा है, आजकल टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम चल रहा है देश में, अपनी बात पूरी करते हैं। जी जी टीबी को बुखार आ रहा है, तो जब हम टीबी की दवाई चालू करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस की, जी तो 15 दिन में मरीज के लक्षण ठीक हो जाते हैं। लेकिन दवाई पता कितने दिन देनी पड़ती है? अगर दवाई 9 महीने या 1.5 साल जैसी मरीज की स्थिति होगी, अगर मरीज उसको पूरी ना करे तो दोबारा आ जाएगी। हम टुकड़ों में इलाज कर रहे हैं, और जहां आराम होता है वहां खुश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। ये जो हमारी अकर्मण्यता है, हिंदू समाज की भी अकर्मण्यता है, निष्क्रियता, बातें ज्यादा करनी, करना कुछ नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी में यही लोग देखे। इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है उससे। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन तब होती है जब आदमी खुद उसके अंदर खपता है, और जब खुद खपता है, समर्पण भाव से, मिशनरी भाव से काम करता है, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, समाज के अंदर इस मामले में सबसे बड़ा उदाहरण है सिख समुदाय का। ये लोग जब सेवा का काम करते हैं तो पूरी आत्मीयता और तन्मयता के साथ करते हैं। इनके समर्पण को देख करके मुझे कई बार ईर्ष्या होती है। ये जो समर्पण और मिशनरी भाव है, ये काम का है। जब तक ये जागृत नहीं होगा और सरकार संसाधन दे, समाज के अंदर जागृति आए। मैं अपने अध्यापकों से एक बात कहता था, वो मूल मंत्र है कि आप स्कूल में आ गए सवेरे 8 बजे और शाम को आपको 2 बजे 3 बजे छुट्टी हो गई। इन 6 घंटों में, 7 घंटों में आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। तो ये जो आपको सैलरी मिल रही है, अब मेरे को एक काम कर दो, इन 6 घंटों में आप खाली टाइम पास मत करो, बच्चों को पढ़ा दो, तो आपका शिक्षा का दान हो जाएगा। तो यहाँ जो आपने बात कही, तो ऐसे एक वीडियो वायरल जो मैंने देखा है, एक स्कूल की शिक्षिका जो छोटे बच्चों से अपने हाथ पैर दबा रही हैं, तो ये क्या शिक्षा देंगे बच्चों को? ये बच्चों को क्या सिखाएंगे? एग्जैक्टली आपने मेरी बात पे मोहर लगा दी। जी आप जो तनख्वाह ले रहे हैं ना, रोजी रोटी के लिए है, जी कुछ नहीं कर रहे, आप निकम्मा बैठ के तनख्वाह ले लो। क्या आप शिक्षा का दान दे सकते हो? देश की भावी पीढ़ी को आज के दिन शिक्षा का दान चाहिए। कितने आदमी मेरी बात को स्वीकार करेंगे? मैं उनके चरणों में नतमस्तक होकर के निवेदन करता हूँ, शिक्षा का दान दीजिए। अध्यापक भी दें, माता पिता भी दें, और समाज के लोग भी दें, और भारत सरकार भी दे। सबसे शिक्षा का दान मांगता हूँ। से बहुत सुंदर बात आपने की। और जो हमारे बहुत सारे हमारे ऐसे नीत थे, समाज सुधारक थे, मैं बात करती हूँ राजा राममोहन राय की, जिन्होंने 1817 में पहला सरकारी स्कूल कोलकाता में बनाया। तो क्या उन्होंने ये सपना देखा होगा? आज जो हमारे स्कूल हैं उनकी हालत ये है कि जहाँ बच्चे एक मूलभूत जो आवश्यकता होती है बच्चे की शिक्षा, उससे वंचित हैं। विषय लंबा हो जाएगा अर्चना जी। जी समाज की मूलभूत सोच खराब है, जी टुकड़ों में सोचते हैं। जी सारे आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। आज की डेट में, जी इस समय पे जो हम बात कर रहे हैं, इस चर्चा को यहाँ हम पूर्ण विराम देते हैं जी कि सरकार क्या कर सकती है और समाज क्या कर सकता है और जनता क्या कर सकती है।
बिहार की जनता से मैं निवेदन करता हूँ, इस इलेक्शन में इशू बनाइए। बिल्कुल। कोई बिहार का गांव ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर पक्का सरकारी स्कूल ना हो, और वहां की पंचायत ये रिपोर्ट करे अगर वहां पर टीचर पढ़ाने के लिए ठीक समय पे नहीं आता है तो आदमी को, गांव के आदमी को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर ले और इस बात के ऊपर वोट मांगे बिहार के इलेक्शन के अंदर कि शिक्षा का पैकेज चाहिए, भाजपा दे चाहे लालू का लाल दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तो बच्चों को पढ़ाने से मतलब है। बिल्कुल सर, आज की बातचीत का बहुत सुंदर निष्कर्ष आपने दिया कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो चुनाव का अगर मुद्दा होगी तो बच्चों को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। शिक्षा पे अगर हम वोट मांगेंगे तो बिहार की सूरत बदल जाएगी। बिल्कुल, बिहार की क्या सर। और मैं जब अपने बिहारी भाइयों को देखता हूँ जी तो पीड़ा होती है। बिल्कुल, जो बिहार के जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, क्योंकि वही जो अपने अरे बम्बे वालों ने क्या हाल कर दिया उनका। बिल्कुल, बिहार का आदमी जी जिस दिन स्वाभिमान से खड़ा होगा, और वो केवल शिक्षा से खड़ा हो सकता है। इलेक्शन है ना सिर्फ अक्टूबर में 3 महीने के बाद, और अभी देरी नहीं हुई है। एक ही बात रखे, आओ भाई बताओ कौन स्कूल बनाएगा। सरकार का पैकेज मिलना चाहिए, और नहीं बनाएगा, मान लो किसी ने वायदा कर लिया जी, और वो अपने काम नहीं करता है तो जूते मारने की हिम्मत रखिए उनके ऊपर, जूतों का हार पहनाइए उनको, नेताओं को। आपने शिक्षा का वायदा किया था, नहीं दी, भाग जाओ यहाँ से। इतना जनता अगर खड़ी हो जाएगी, बिहार की धरती क्रांति की धरती है। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने इंदिरा गांधी के हत्थे हिला दिए थे। तो बिहार तो बहुत उर्वरा धरती है, और देश की नालंदा यूनिवर्सिटी वहां पर थी, विश्वगुरु था उस समय भारत जब नालंदा थी। तो क्या हम बिहार को विश्वगुरु बना सकते हैं, नालंदा को उस स्तर पे ले जा सकते हैं? ये पैकेज मांगिए। कहीं ना कहीं सर आम जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है, उन्हें ये जानने की आवश्यकता है। शायद हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अपने मूलभूत अधिकार जो हैं शिक्षा से जोड़े, और जो वोट दें लोगों को वो शिक्षा के मुद्दे पे। मैं अधिकारों की बात नहीं करता अर्चना जी, कर्तव्य पालन जी। हमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन करना है, अपने संतान के प्रति कर्तव्य पालन करना है। अगर हमने अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था मांग ली सरकार से, वो अधिकार नहीं है, सरकार का कर्तव्य है। और हमने बच्चों का भी कर्तव्य पालन किया। अब इन 2 आदमियों ने अपने ड्यूटीज की फुलफिलमेंट की, कर्तव्य पालन किया, तो बच्चों के अधिकार सुरक्षित हुए कि नहीं हुए? बच्चों के अधिकार हमारे कर्तव्य पालन में सुरक्षित होंगे। तो हम अधिकार नहीं मांगे, हमारा कर्तव्य है इन बच्चों का भविष्य बनाना, कर्तव्य पालन। भारत हमेशा कर्तव्य पालन की बात करता है, सनातन धर्म कर्तव्य पालन की बात करता है। अधिकार नहीं है भारत में, अधिकार अंग्रेजों के हैं। अधिकारों की बात करके तो यहाँ तक पहुंच गए हम, इतनी गंदगी आ गई राजनीति में। अभी व्यक्ति की आजादी, व्यक्ति की आजादी, कुछ भी करेंगे व्यक्ति की आजादी के नाम पर ना। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बहन बेटी की दृष्टि से देखूं, और मैं नहीं देखता तो आपका अधिकार तो यह है कि आपकी इज्जत सुरक्षित रहे। तो मैं तो मतलब अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आपकी अधिकार तब सुरक्षित होंगे जब मेरी गलत दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। अगर मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया कि मेरे लिए मेरे सामने जो बैठी है ये बहन बेटी है, तो आपके अधिकार तो सुरक्षित हो गए। आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस हो गया काम। बहुत सुंदर आपने बातचीत कही। अगर हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो देश को प्रगतिशील, गतिशील बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। और वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश फिर से एक सोने की चिड़िया भी कहलाएगा। फिर तो बिहार के राजनेताओं को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, भारत सरकार को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और जो खबर मेरे कानों में पड़ रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नितिन गडकरी को देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहता है, अगर वो बन जाए तो ये राष्ट्र खुश होगा। मैं ये प्रसन्न हृदय से कह सकता हूँ। सर आज की बातचीत के लिए, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर अगले एपिसोड में फिर बातचीत करेंगे किसी और मुद्दे पर। बिल्कुल, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद अर्चना जी। थैंक यू।